नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मिशन 2022 कक्षा 10 के मिशन 2022 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यह हमारा लेक्चर 4 है, जिसमें हम अध्याय 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा 2022 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से अंक विभाजन किस प्रकार है। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जो हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 2 है और साथ में एक प्रश्न पूछा जाना है, जो पूछा जाएगा 4 अंक का। 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाना है। तो हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं पूछे जाने वाले 4 अंक के प्रश्न की। तो चलिए हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो चलिए ये रहा पहला प्रश्न, जिसमें लिखा है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया गया है, इसको हमें हल करना है। बात करनी है हमें प्रतिस्थापन विधि की। तो हम प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, जो भी हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया है उसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और उसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 या 2 से किसी भी एक समीकरण से हम किसी एक चर का मान ज्ञात करते हैं और दूसरे समीकरण में उसका मान रख देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमने लिखा कि समीकरण 1 से हम करने वाले हैं, यहाँ पर किसी एक चर का मान ज्ञात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है समीकरण 1 से x धन y बराबर दिया है 14। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस y, ये हो जाएगा। इसको दिया हमने समीकरण 3। तो यहाँ पर हमें समीकरण 3 मिल गया। अब हम करते क्या है, इस x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, क्योंकि हमने ये x का मान समीकरण 1 से निकाला है, हम 2 में रखेंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं रखने पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं x का मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो x का मान हम रखें तो 14 माइनस y, x का मान रख दिया, माइनस y इक्वल क्या हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा। यहाँ से 14 माइनस y और माइनस y बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें आगे, तो 14 माइनस y माइनस माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे, 2y हो जाएगा इक्वल 4। यहाँ से हम करते क्या है, इस 4 को हम इस तरफ लेके आएंगे, पक्षांतर करते हैं। तो 14 यहाँ धन का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये 2y जो है माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो यहाँ से हमें मिलता है 14 में से 4 माइनस होंगे, बचेगा 10, 10 बराबर मिलता है हमें 2y। और यहाँ से हम देखें y की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का पक्षांतर करेंगे तो वो चला जाएगा भाग में, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है गुणा में है, इसलिए भाग में आ जाएगा। और यहाँ से हमें मिलता है y बराबर 2 पंचे 10। तो यहाँ पर हमें y का मान मिलता है 5। अब इस y का मान मिल गया, हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान हम रखते हैं समीकरण 3 में रखने पर। तो रखते हैं यहाँ पर y का मान, तो x बराबर हो जाता है 14 माइनस y का मान निकला है 5। तो यहाँ से हमें x बराबर मिलता है 14 माइनस 5 बराबर 9। तो यहाँ से x का मान हमें मिल जाता है 9। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः प्रतिस्थापन विधि के द्वारा x का मान हमें 9 मिलता है और y का मान हमें मिलता है 5। यह हमारा आंसर हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, समीकरण निकाय x धन y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4 को
प्रतिस्थापन विधि से हल करो। हमें इस प्रश्न को भी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, दिया है समीकरण निकाय, समीकरण निकाय, दिया है समीकरण निकाय। क्या दिया है, या हम रैखिक समीकरण योग में भी लिख सकते हैं। दिया है यहाँ पर x धन y बराबर 5, इसको हमने दिया समीकरण 1, और तथा 2x माइनस 3y बराबर दिया है 4। यहाँ पर हमने समीकरण 2 नाम इसे दे दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि समीकरण 1 से हम सरलता से x या y का मान निकाल के समीकरण 2 में हम रखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम इसको हल करते हैं। तो x का हम मान निकालने के लिए y का पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 धन का y है माइनस का y हो जाएगा, और इसे दे देंगे हम समीकरण 3। फिर लिखते हैं x का मान जो निकाला है हमने 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो यहां पर हमें मिलता है, इसलिए 2x का मान यहाँ पे है 5 माइनस y माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पर हम 2 का गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर होता है 4। यहाँ पर 10 माइनस, यहाँ पर 2y माइनस का है, 3y माइनस का है, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती हैं, 3 और 2 5 हो जाएगा, चिन्ह आएगा हमारा माइनस का साइन लगा है, बराबर 4। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहां से हम क्या करते हैं, 10 माइनस के 5y को पक्षांतर करके हम इस तरफ लेके आएंगे, और 4 को हम इस तरफ लेके आते हैं, तो धन का 4 है माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर माइनस के 5y है प्लस के 5y हो जाएंगे। यहाँ हमें बचता है 6 बराबर होता है 5y, तो यहाँ से 5y के साथ गुणा में है तो आएगा भाग में, 6/5 बराबर हो जाएगा y। तो इस तरीके से हमें y का मान जो मिलता है वह मिलता है 6/5। इस y के मान को हम रखते हैं समीकरण 3 में, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम y का मान रखते हैं रखने पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस y का मान है 6/5। तो यहाँ इसको हल करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 5 का गुणा 5 से होगा, 25 माइनस 6 बटे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से 25 माइनस 6 होगा तो बचेगा 19, और बटे में आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाता है, x का यहाँ पर हमें मान मिलता है 19/5। तो यहाँ y का मान 6/5 और 19/5 हमें x का मान मिल जाता है, और यह मान जो है हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा निकाली है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है 5 संतरे, क्वेश्चन है यहाँ पर 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपए है। क्या दिया है, 5 संतरे हैं और 3 सेब हैं, इनका मूल्य 35 रुपए है। साथ में दिया है 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपए है। तो 1 संतरा तथा 1 सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना 1 संतरा का जो मूल्य है वो क्या है। तो मान लेते हैं, माना 1 संतरा का मूल्य बराबर 100 रुपये। 1 संतरे का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, तथा 1 सेब का मूल्य, 1 सेब का मूल्य बराबर
y रुपये है। तब हम बात करते हैं अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार यदि हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि एक संतरे का मूल्य यदि x है तो ऐसे कितने संतरे हैं 5, तो 5 का गुणा हो जाएगा एक संतरे के मूल्य से, तो हमें मिल जाएगा 5x। ठीक है, इसी तरीके से एक सेब का मूल्य y रुपये है, 3 सेबों का मूल्य, तो 3 का गुणा हो जाएगा किससे, 3 सेब का y से गुणा हो जाएगा क्योंकि एक सेब का मूल्य y है, तो हो जाएगा 3y। और यहाँ लगा है और मतलब होता है यहाँ पर प्लस करना, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे और हम लिखते हैं इनका मूल्य, दोनों का मूल्य मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है हमारा 5x धन 3y बराबर 35। इसको देते हैं हम समीकरण 1 नाम। तथा इसी के अनुसार यदि हम देखें दो संतरे का मूल्य क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, धन 4 सेबों का मूल्य हो जाएगा 4y बराबर 28। इसको देते हैं हम समीकरण 2। 5x धन 3y बराबर 35 और 2x धन 4y बराबर 28 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। हमें यहाँ पर क्या मिल गया, यह एक रैखिक समीकरण युग्म है और इसको हल करने के लिए हम विधियां पढ़ चुके हैं। अभी हमने पढ़ी पिछले क्वेश्चन में, वहां पर हमने पढ़ी थी प्रतिस्थापन विधि, तो इस क्वेश्चन को भी हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करते हैं। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। और हमने देखा था प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या है, किसी एक समीकरण से x का मान निकाल के समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, उसको पुट करते हैं, रखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। समीकरण 1 से हम यहाँ पर बात करते हैं, तो समीकरण 1 से देखते हैं तो 5x बराबर, अब देखो जरा, ये 3y जो धन का है वो पक्षांतर हुआ तो क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, तो 35 माइनस हो जाएगा 3y। यहां से अभी 5x के साथ गुणा में है तो x बराबर हो जाएगा हमारा 35 माइनस 3y बटे 5। ये आ जाएगा हमारा x का मान और इसको दे देंगे हम समीकरण 3। अब हम जैसा कि देख चुके हैं इस x के मान को हम रखते हैं समीकरण 2 में, तो हम यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 x का मान हम यहाँ रखते हैं 35 माइनस 3y बटे 5 माइनस प्लस 4y बराबर 28। चलिए हम इसको हल को इसे आगे बढ़ाते हैं। तो 2 का गुणा हम आगे करेंगे तो क्या होगा, 35 दूनी 70 माइनस 3 दूनी 6 बटे 5 धन 4y बराबर 28। यहां से हम देखते हैं इसके बटे में 1 है तो 5 का गुणा हो जाएगा, तो 70 माइनस 6y धन 5 को 20 हो जाएगा 20y और टोटल की बटे आ जाएगा हमारा 5 बराबर 28। यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं इसको तो हो जाता है यहाँ पे 70, यहाँ पर देखते हैं ये माइनस का 6y है, ये प्लस का 20y है, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे और यहाँ पर हमें बचेगा धन का 14y बचेंगे, वो भी धन के बचेंगे क्योंकि 20 संख्या बड़ी है, बटे 5। इस 5 का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 28 गुणित 5 हो जाएगा और 28 गुणित 5 होता है, यहाँ 28 का 5 में गुणा करने पर मिलता है 28 पंजे होता है 140, तो यहाँ पर मिलता है 140। तो हमें मिला यहाँ पर 70 धन 14y बराबर 140 और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 70 का पक्षांतर करते हैं, इस तरफ तो प्लस का है, पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 14y बराबर हो जाएगा 140 माइनस 70 और यहाँ पे माइनस होने पर मिलेगा हमें
14y इक्वल क्या हो जाएगा 70, 140 माइनस 70, 70 दूनी 140 होता है, 70 ही बचेगा। और यहां से 14y के साथ गुणा में है तो भाग में होगा पक्षांतर करने पर, तो 70/14, और हम जानते हैं 14 पंचे कितना होता है 70। तो यहां से हमें y का मान मिल जाता है 5, जो कि हमें आंसर के रूप में मिलता है। y का मान हमें मिल गया, अब हमें मान ज्ञात करना है x का। तो हम क्या करते हैं कि जो समीकरण 3 था उसमें हम x का मान ज्ञात करने के लिए यहां पर हम रखते हैं y का मान। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x बराबर है हमारा 35 माइनस 3y/5। 35 माइनस 3y/5 है, तो x बराबर है 35 माइनस 3y/5, और हमें यहाँ पर y का मान जो है मिला है 5। 5 हमें y का मान भी मिला है, तो y का मान यहाँ पर क्या है 5। हम इसको रखते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं x बराबर 35 माइनस 3, y का मान 5/5, 35 माइनस 5×3 15 माइनस का होगा बटे 5 हो जाएगा। 35 में से 15 यदि हम माइनस करते हैं पैंतीस माइनस 15/5, 35 में से यदि 15 माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 20, तो 20/5, और 20 में 5 से भाग देते हैं तो मिलता है 5 को 20। तो यहाँ से हमें x का मान मिलता है, x का मान जो है वह मिलता है 4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक संतरा का जो मूल्य था हमने माना था वो माना था x, तो एक संतरा का मूल्य हो जाएगा 4 रुपये, और एक सेब का मूल्य यदि हम बात करें तो सेब का मूल्य हो जाएगा हमारा 5 रुपये। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो इससे हमें एक संतरा और सेब का मूल्य पता चल जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है विलोपन विधि। यहाँ पर प्रश्न हमें जो दिया गया है, इस प्रश्न में हमें देखना है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हमें हल करना है। और यहाँ पे रैखिक समीकरण योग में दिया है हमें 3x धन 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 4। तो हमें सबसे पहले तो लिखते हैं दिया है रैखिक समीकरण योग में, दिया है रैखिक समीकरण योग, दिया है रैखिक समीकरण योग में क्या दिया है 3x धन 4y बराबर 10, इसको हम देते हैं समीकरण 1 नाम। साथ ही हमें दिया है 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको देते हैं हम समीकरण 2। यहां पर हम देखें समीकरण 1 और 2 को, इस प्रश्न को हमें करना है विलोपन विधि में। विलोपन विधि कहती है कि किसी एक चर को यहां से विलुप्त करना है, हमें विलोपित करना है, अलग करना है। तो विलोपित या विलुप्त करने के लिए हम यहाँ पर प्रश्न को देखें कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हमें 2 मिल रहा है x के साथ। तो यदि x को विलोपित करना है तो इसको हमें बराबर बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें x के चर में 3 में हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा तो 6 बन जाएगा, और 2 में हमें करना पड़ेगा 3 का, तब जाके 6 बनेगा, तब जाके ये क्या होंगे समान बनेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 4y है, यहाँ पर 2y है, यदि हम 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो 4 बन जाएगा, दोनों बराबर बन जाएंगे। और ये प्लस का एक माइनस का है, इनको हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ने पर ये क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो यहाँ से y विलुप्त हो जाएगा। तो सरल रहेगा हमारे लिए y को विलुप्त करना। तो y को विलुप्त करने के लिए हम लिखते हैं कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करते हैं हम समीकरण 2 में, तो मिलता है 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। इसको देना हो तो समीकरण 3 नाम दे सकते हैं।
अब हम करते हैं समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर। अब हम इन समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो लिखते हैं इन समीकरण को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3x धन 4y बराबर 10 है, और इसी के नीचे लिखते हैं हम 4x माइनस 4y बराबर 4 है। इनको हमें समीकरणों को जोड़ना है आपस में। तो जोड़ने का चिन्ह जब हम लगाते हैं तो यहाँ पर कोई भी चिन्ह बदलता नहीं है। माइनस का जब हम करते हैं, घटाते हैं, तो इनके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पर 3x धन का है, ये भी 4x धन का है, जुड़ जाएंगे 7x हो जाएंगे। 4y धन के हैं, यहाँ ऋण के हैं, कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 10 भी धन का है, 4 भी धन का है, 10 और 4 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं तो x बराबर क्या होगा, 7 के साथ जो x है वो गुणा में है, पक्षांतर होगा तो भाग में आएगा। तो 14 बटे क्या हो जाएगा 7, तो हमें मिलेगा 7 दूनी 14। तो यहाँ से हमें मिलता है x का मान कितना, 2। तो यह विलोपन विधि से हमें x का मान यहाँ पर 2 मिल जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर y के मान को। तो y का मान किसी भी समीकरण में हम रखते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 2 3, किसी भी समीकरण में हम x का मान रखते हैं तो हमें y का मान मिल जाता है। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, या x का मान रखने पर, कुछ भी लिख सकते हैं रखने पर। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में रखा है तो क्या है, 3x का मान 2 है, धन 4y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ इसलिए लगा सकते हैं 3 दूनी 6, धन 4y बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ से हमें 4y बराबर मिलेगा 10, ये धन का 6 है, पक्षांतर लेने पर ऋण का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 4y बराबर मिलेगा हमें 4। तो 4 यहाँ पर y के साथ गुणा में है तो पक्षांतर होगा तो 4 बटे 4 हो जाएगा, और आंसर मिल जाएगा y बराबर 1। तो हमें इस तरीके से y का मान मिल जाता है 1। तो हमने इस प्रश्न को किया है विलोपन विधि से। विलोपन विधि में कहा जाता है कि किसी भी एक चर को हमें समान बना के उसको जोड़ के या घटा के उसको हमें अलग करना होता है। तो हमने यहाँ पे y चर को समान बना के हमने इसको घटा के अलग किया है, जोड़ के अलग किया है, और फिर हमने x और y के मानों को ज्ञात कर लिया है। तो इस तरीके से हमारे x और y के मान मिल जाते हैं। तो हम लिख देते हैं अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1 जो होगा हमारा आंसर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म हमें बराबर दिया गया है, यहाँ रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया है क्या दिया है, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण निकाय भी लिख सकते हैं या युग्म, रैखिक समीकरण युग्म दिया हमें 2x धन 3y बराबर 8, इसको हम देते हैं समीकरण 1 नाम, तथा दूसरा दिया है 4x धन 6y बराबर 7, इसको हम देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है विलोपन विधि के द्वारा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हल करना है हमें विलोपन विधि के द्वारा। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हमें इसको हल करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हल करना। तो यहाँ पर हमें किसी एक चर को विलुप्त करना है। तो यहाँ पर हम x चर को विलुप्त करके देख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने y को किया था, इसमें x को करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं x के साथ 2 है, यहाँ पर x के साथ 4 है। यदि हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4x दोनों क्या हो जाएंगे, समीकरण में बराबर हो जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, 4x धन धन के रहेंगे। तो इनको यदि हम जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इनको फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। बराबर बना के इनको हम क्या करेंगे, घटाते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करके
2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करते हैं तो होता है 2 दूनी 4x धन 2 तिया 6y बराबर 8 दूनी 16। और इसमें से हम समीकरण 2 क्या है 4x धन 6y बराबर 7। अब हम इनको क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं। तो यहाँ पर धन का था ऋण का हो गया, धन का है ऋण का हो गया, ये भी क्या हो जाएगा ऋण का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा 4x में से 4x घटेगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें कि 6y है, यहाँ पे भी ऋण की 6y हो गए, घटेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ 16 में से 7 घटेगा तो यहाँ पर मिलता है हमें 0 और यहाँ पर मिलता है हमें 9। तो यहाँ पर हमें मिलता है 0 बराबर 9, जो कि असंभव है। क्या है जो कि असंभव, जो कि असंभव है। इसलिए x तथा y का कोई मान नहीं होगा, x तथा y का कोई मान नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर x और y का हमें कोई भी मान नहीं मिलेगा। चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर पुनः प्रश्न है कि विलोपन विधि के द्वारा हमें इस प्रश्न को हल करना है कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है x धन y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हम लिखते हैं दिया है रैखिक समीकरण युग्म। तो हमें यहाँ रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है x धन y बराबर 5, समीकरण 1 नाम दे दिया, तथा 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको दे दिया हमने समीकरण 2। तो यहाँ पर पुनः से हमें इसको विलोपन विधि के द्वारा हल करना है। तो यहाँ पर हम यदि देखें समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो यहाँ पर x के साथ 1 है, यहाँ पे x के साथ 2 है। तो समीकरण 1 में यदि हम x 2 का गुणा करें तो 2x बन जाएगा, दोनों को घटा लेंगे, x विलुप्त हो जाएगा, y का मान मिल जाएगा, उससे हम फिर x का मान निकाल लेंगे। या फिर यहाँ पर हम देखें कि y के साथ यहाँ पे गुणांक 1 है, यहाँ पे क्या है ऋण 3। यदि हम यहाँ पर y को समान बनाना है तो हम यहाँ पर यदि 3 का गुणा कर दें तो 3y बन जाएगा, और दोनों को हम जोड़ लेंगे तो भी ये विलुप्त हो जाएगा। तो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो हम x को बराबर बना लेते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाते हैं तो होता है यहाँ पर 2x धन 2y बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं समीकरण 2 था हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पर इनको हमें घटाना है तो इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, धन का था ऋण हो गया, ऋण का है ये धन का हो जाएगा, और ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 2x धन का ऋण का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2y धन के हैं, 3y भी धन का हो गया तो ये जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5y बराबर यहाँ पे देखते हैं 10 धन के हैं, 4 ऋण के हैं, घट जाएंगे, 6 बचेगा। तो यहाँ से y का मान मिलता है हमें 6/5। तो यहाँ पर हमें y का मान मिल जाता है 6/5। तो ये हमारा y का मान होगा। साथ ही हम समीकरण 1 में y बराबर 6/5 को रखते हैं, रखने पर
समीकरण 1 में 6/5 रखते हैं y का मान, तो x धन 6/5 बराबर होता है 5। तो यहां से यहाँ इसलिए लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 5 माइनस, प्लस का है माइनस आएगा 6/5। सॉल्व करते हैं, इसके बटे में 1 है इसलिए 25 हो जाएगा, माइनस 6/5 होगा। तो यहाँ से मिलता है 25 माइनस 6 19, 19/5। तो x का मान मिलता है हमें 19/5, ये मिलता है हमें x का मान। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसलिए या अतः x बराबर हमारा आंसर है 19/5 तथा y बराबर हमारा आंसर है 6/5। तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि के द्वारा इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यहां पर प्रश्न है दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोण हम यहां बतला दें कि ऐसे दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं जिनका योगफल, मान के चलो a और b दो कोण हैं, यदि इन दोनों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है तो ऐसे कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कहा गया है दो संपूरक कोणों में, मतलब ऐसे दो कोण हैं जिनका योगफल कितना है 180 है, में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पर जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से कितना डिग्री, 18 डिग्री कोण कैसा है, अधिक है। उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न को हम हल करते हैं यहाँ पर। तो मानते हैं माना बड़ा कोण बराबर a। हमने मान लिया कि यहाँ पर बड़ा कोण क्या है, a है, तथा छोटा कोण बराबर b। यहाँ पर हमने मान लिया कि बड़ा कोण a है और छोटा कोण क्या है, b है। इसलिए प्रश्नानुसार हम बात करते हैं। प्रश्नानुसार यदि हम बात करें, यहाँ पर कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पर दो कोणों की बात हो रही है और एक कोण दूसरे कोण से बड़ा है या अधिक है, तो हम यह कह सकते हैं कि उन दोनों कोणों में अंतर कितना है, 18 डिग्री है। एक दूसरे से अधिक है मतलब क्या है, उन दोनों में अंतर कितना है, 18 डिग्री। तो यहाँ प्रश्नानुसार बन सकता है कि कोण A माइनस कोण B, यदि हम कोण A बड़े कोण में से छोटे कोण को घटा देते हैं तो हमें 18 डिग्री मिलता है। या ऐसा समझ सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि कोण A जो है वह कोण B से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो यदि हम कोण A का मान की बात करें तो कोण B में 18 डिग्री जब जोड़ देंगे तब जाके हमें कोण A मिलेगा, और कोण B का हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और बचेगा कितना, 18 डिग्री। तो इसको दे देते हैं हम समीकरण 1 नाम। ठीक है, तथा हम जानते हैं, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि दोनों कोण यदि संपूरक हैं तो उन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। इस तरीके से हमें समीकरण 1 और 2 हमें रैखिक समीकरण योग में मिल जाते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न को हम विलोपन या प्रतिस्थापन से हल कर लेते हैं। तो इस प्रश्न को हल हम विलोपन से सरलता से कर सकते हैं। तो लिखते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हम इस प्रश्न को हल करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है समीकरण 1 और 2 से हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर लें, जोड़ लें। तो यहाँ पे माइनस का भी है, प्लस का भी है, कैंसिल हो जाएगा और a का हमें मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इस विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं यहाँ पर। तो कोण A माइनस कोण B बराबर 18 डिग्री और कोण A धन कोण B बराबर 180 डिग्री। इनको हमें जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो कोण A जुड़ जाएंगे तो 2 कोण A हो जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 18 डिग्री और 180 डिग्री
प्लस प्लस के हैं, जोड़ेंगे तो 0 और 8 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, और 8 और 1 9 हो जाएगा, और 1, या हम कह सकते हैं 180 में 18 जोड़ेंगे तो 180 और 8 88, 10 98 हो जाएंगे। तो यहां से कोण ए बराबर हो जाएगा 198 डिग्री बटे 2। तो कोण ए बराबर यहाँ पर हमें मिलेगा 2 इनाम 18, एक बचेगा 2 इनाम 18, तो कोण ए का मान हमें मिलता है यहाँ पर 99 डिग्री। साथ ही हम समीकरण 1 से समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम ए का मान रखते हैं, तो यहाँ पर हमें मान रखने पर मिलेगा कोण ए का मान है 99 डिग्री, इसलिए 99 डिग्री माइनस कोण बी बराबर होता है 18 डिग्री। तो यहाँ से हम 99 डिग्री को यहीं रहने दें, 18 डिग्री प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 18 डिग्री हो जाएगा, और ये माइनस का बी है, इधर जाएगा पक्षांतर होने पर प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर 99 में से 18 घटेगा तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हमें मिलता है, हमें 99 में से 18 को घटाते हैं तो हमें मिलता है 81, तो 81 बराबर होता है कोण बी, तो हमें यहाँ पर मिलता है 81 डिग्री। तो कोण ए का मान हमें मिल जाता है यहाँ पर 99 डिग्री, साथ में कोण बी का मान हमें मिल जाता है 81 डिग्री, और 81 डिग्री में हम रफ में देख सकते हैं, 81 में यदि हम 18 को जोड़ते हैं तो 8 और 1 9, और 8 और 1 9, हमें क्या मिलता है 99 मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोण भी छोटा है, कितना छोटा है 18 डिग्री छोटा है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोण ए जो है कोण बी से कितना बड़ा है 18 डिग्री बड़ा है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर है प्रश्न के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है कि कंडीशन क्या होती है, इसकी शर्त क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखें कि यदि कोई रैखिक समीकरण युग्म है और उसका कोई हल नहीं है तो उसकी शर्त होती है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। यह शर्त होती है रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तब के लिए। चलिए हम प्रश्न को अब हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में हमें दिया गया है, लिखते हैं दिया है रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है 3x धन y बराबर 1, समीकरण 1 हमने नाम दे दिया इसको, तथा यहाँ पर दिया गया है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। इसको हमने दे दिया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इनका हमें ज्ञात करना है k का मान, और जब इसका कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले तो दिए गए इस रैखिक समीकरण युग्म की हम रैखिक समीकरण युग्म से तुलना करते हैं। जो व्यापक रैखिक समीकरण युग्म है हम लिखते हैं व्यापक रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से तुलना करने पर करते हैं हम इसकी तुलना करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म में क्या होता है व्यापक, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, और होता है हमारा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। यह हमारा रैखिक समीकरण युग्म जो होता है व्यापक होता है। यदि हम इसकी तुलना करें, यहाँ पर x के साथ a1 है, यहाँ पर x के साथ 3 है, तो यहाँ पर इसलिए हम लिखते हैं a1 बराबर 3।
इसी तरीके से देखते हैं b1 के साथ y है, तो y की यदि हम यहाँ पर देखें तो क्या लिखा है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो b1 बराबर हो जाएगा हमारा 1। साथ में c1 की यदि हम बात करें तो c1 की यदि हम देखें, c1 यहाँ पर प्लस में है, इक्वल 0 है। यदि हम इस 1 को इधर लेके आए, यदि पक्षांतर करेंगे तो ये किसका होगा, ऋण का होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऋण 1। तथा यहाँ पर a2 की बात करें, a2 x के साथ क्या लिखा है यहाँ पर 2k - 1, b2 बराबर, तो यहाँ पर b2 y के साथ क्या लिखा है k - 1, और यहाँ पर लिखा है c2 बराबर 0। तो यहाँ पर यदि हम बराबर करेंगे तो इस 2k + 1 को हम यदि पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा पूरा, तो यहाँ -2k + 1। इस समीकरण 1 और 2 को हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे कि 3y + y - 1 = 0, क्योंकि ये 1 है, पक्षांतर होगा तो ऋण का हो जाएगा। और इसको लिख सकते थे हम 2k - 1 x धन k - 1 y। इसको यदि हम पक्षांतर करेंगे तो ये पूरा जो है माइनस का होगा, तो -2k + 1 = 0। हमने ब्रैकेट में लिखा है और माइनस का साइन लगा, इसलिए इसको क्या लिखा है, ब्रैकेट में। तो इसकी तुलना हम इस समीकरण से हम करेंगे, इसकी तुलना ऐसे करेंगे तो हमें ये मान मिल जाते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 के। तो अब हम लगाते हैं शर्त जो उन्होंने दी है कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। लिखते हैं चूंकि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं है तब के लिए कंडीशन क्या होती है, हम पहले ही लिख चुके हैं। कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। चलिए हम इसमें रखते हैं वैल्यू। कंडीशन में इन वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पर a1 का मान हमारा 3 है, तो 3, इसलिए a1 का मान 3/a2 का मान है 2k - 1 बराबर b1 का मान यहाँ पर 1 है, 1/b2 का मान है k - 1 बराबर नहीं है। यहाँ पर c1 का मान यहाँ पे है ऋण 1 बटे यहाँ पर है ऋण 2k धन 1। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो है यह तो बराबर नहीं है, इसलिए हम केवल इन दो पक्षों को लेकर जो बराबर हैं इनको हम हल कर सकते हैं, और इसको हम बराबर नहीं ले सकते क्योंकि यह जो इसके बराबर, यदि हम इसकी तुलना इससे करें तो ये दोनों भी बराबर नहीं है, और यदि हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो भी ये बराबर नहीं है। तो बराबर जो है उनको हम लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं 3/2k - 1 बराबर 1/k ऋण 1। यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे या तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा करने पर हमें 3 का गुणा होता है k - 1 से बराबर 1 का गुणा होगा 2k - 1 से। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 3k - 3 एकम 3 बराबर 2k - 1 वो ही आ जाएगा। यहाँ पर हम k को एक तरफ कर लें तो 3k 3k, 2k को हम पक्षांतर करके लाएंगे तो प्लस का है, धन का है, ऋण का हो जाएगा बराबर यहाँ पर ऋण का 1 है और साथ में ऋण का 3 है, पक्षांतर होगा तो धन का 3 हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़े तो 3k में से 2k को घटाएंगे तो k बचेगा बराबर यहाँ पर 3 धन के है, ऋण का 1 है, घट जाएंगे तो बचेगा 2। तो इस तरीके से हमें k का मान मिल जाता है 2। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने पर जिसका कोई हल नहीं है रैखिक समीकरण युग्म का, उसके लिए हमें k का मान मिलता है 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। हमारा एक लेक्चर और होगा जिसमें और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।